बात महाराष्ट्र की, जहां की सियासत ने आज संडे सरप्राइज दिया है। सुबह महाराष्ट्र की सियासत एक बोरिंग डे जैसी थी, लेकिन दोपहर होते होते महाराष्ट्र की सियासत टॉप ट्रेंड हो गई और महाराष्ट्र की सियासत को 180 डिग्री पलटने का खेल खेला है अजीत पवार ने, जिनकी अगर हम सुबह बाइट सुनाते हैं तो डेजिग्नेशन होता नेता विपक्ष, लेकिन इस वक्त वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हो चुके हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं और राजनीति में रोटी पलटने में माहिर शरद पवार से उनके भतीजे अजीत पवार ने फिलहाल चिमटा ही छीन लिया है। अजीत अपने साथ चाचा के खास राइट हैंड छगन भुजबल को भी ले गए। एक दिन पहले दिए गए शरद पवार के बयान को अगर हम याद करें तो उन्होंने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गुगली में फंसाकर एक्सपोज करने वाला बयान दिया था, लेकिन आज तो किसकी गुगली कहां, किसकी बत्ती गुल कर रही है वो देश देख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप और समझ लीजिए, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की बयानबाजी जब चल रही थी तब बीजेपी अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण सेट कर रही थी। अजीत पवार की बगावत के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण महाअघाड़ी की सत्ता में लौटने की संभावना खत्म हो गई है। तो देखिए ये पूरा खेल, और इस खेल के कहीं ना कहीं जो हीरो हैं वो अजीत पवार निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शरद पवार ने गुगली की बात की थी, अब ये गुगली किसने चली और किसने फंसाया ये आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन जैसे भूचाल लेकर आया हो। अजीत पवार के एक फैसले ने पूरी तरीके से खलबली मचाकर रख दी। सुबह अजीत पवार अपने घर पर एनसीपी के विधायकों की बैठक रखते हैं, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी शामिल होती हैं। पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष न दिए जाने से अजीत पवार नाराज हैं। हालांकि ये जो कहानी है वो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और इसका एक सबसे बड़ी जो बानगी देखी गई थी वो ये थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि भतीजा कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। अंदर खाने लगातार खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार को समर्थन दे सकता है। और इस बीच में अजीत पवार ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से नाराज होकर सुप्रिया सुले उस बैठक से चली जाती हैं। जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सुबह ही शरद पवार को फोन कर दिया था और उन्हें कुछ न कुछ सुगबुगाहट थी कि अजीत पवार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस वजह से शरद पवार जो कि पुणे में थे, अपने सारे कार्यक्रम वो रद्द कर देते हैं। और फिर दोपहर 1:30 बजे के आसपास अचानक से खबर आती है कि राजभवन जा रहे हैं अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शिंदे और फडणवीस सरकार को समर्थन देने के लिए। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होता है, उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं अजीत पवार और उनके साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ ग्रहण लेते हैं। तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर ने आपको इनसाइड स्टोरी बताई, लेकिन अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब 2019 में अजीत पवार ने शरद पवार को रात के वक्त एक बहुत ही खराब सपना दिखा दिया था। सुबह भोर अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली, शपथ ले ली, लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही वो पलट गए। कहा गया कि उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं है, लेकिन आज एक बार फिर से अजीत पवार हाजिर हैं। उनके पास आज विधायक भी है, वजह भी साफ है और इसलिए आज सुबह तक नेता विपक्ष हुए अजीत पवार दोपहर आते आते डेप्यूटी सीएम हो गए। दो तस्वीरें आप देखिए और कैसे ये पूरा गणित बदल गया वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अजीत की शपथ 2.0 23 नवंबर 2019 का वो दिन और 2 जुलाई 2023 का ये दिन जिसको शरद पवार कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसको समझिए, पूरा पावर गेम है, जहां पावर गेम के चलते पवार वर्सेस पवार हो गया। चाचा भतीजे के बीच कुछ ऐसी तलखी आई कि चाचा तो वहीं के वहीं खड़े रह गए और भतीजा विरोधी खेमे में जाकर शामिल हो गया। पक्षाला आणि ज्यांच्या उद्देश त्यांनी आरोप केले होते त्या सगळ्यांना मुक्त केलं, त्या उद्देशाने पहिल्यांदा प्रधानमंत्र्यांचा आभारी आहे। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही
लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो। और अब आपको एक ग्राफिक दिखाते कि कैसे शिवसेना टूटी थी, तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और अब विपक्ष की एक और पार्टी टूट गई। एनसीपी टुकड़ों में बंट चुकी है, एक टुकड़ा सत्ता के गलियारों में खड़ा है तो वही दूसरा वहीं का वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे जो पूरी परिस्थितियां हैं उनमें तब्दीलियां आई और इसके साथ ही साथ विपक्षी ने जो एकता की हम बात कर रहे हैं वो एक बार फिर से धराशायी होते हुए नजर आई, क्योंकि 1-1.25 साल पहले शिवसेना इसी तरीके से टूटी थी और आज इसी तरीके से एनसीपी टूटती हुई नजर आई। देखिए एकनाथ शिंदे, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए, 55 में से 40 जो कि उस वक्त गए थे 21 जून 2022, 30 जून 2022 और उसमें से 19 में से सिर्फ 12 रहे। इसके बाद देखिए बागी नेता विधायकों का समर्थन, टूट की तारीख, शपथ ग्रहण, सांसदों का समर्थन, ये वो तमाम डेटा, तमाम आंकड़े जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर देखिए जब अजीत पवार गए हैं एनसीपी में जो दो फाड़ हुआ है, ये आप समझिए 53 में से 40 विधायकों का दावा समर्थन का, 2 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023 और 5 में से 3 यानी कि 5 में से 3 सांसदों का समर्थन है। और शपथ ग्रहण की तारीख 2 जुलाई 2030 यानी कि आज की तारीख जो कि एनसीपी कभी भूल नहीं पाएगी। इसके अलावा टूट की जो दिन की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई 2023 यानी कि आज एक बड़ी टूट हुई है। हालांकि इसको लेकर अजीत पवार पहले से नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा डेंट एनसीपी को लग जाएगा ये शरद पवार ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ छगन भुजबल उनके साथ, दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल, वही प्रफुल्ल पटेल जिनको हाल में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी पार्टी का हाथ छोड़कर जाते हुए यहां पर नजर आए और अब वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि दरअसल महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एनडीए का साथ चुना है। हालांकि जब शरद पवार आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे ऐसी आदतें हैं, मैंने ऐसी टूट झेली हुई है, लेकिन अब आखिरकार इसका कितना असर होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार ने हमें ज्वाइन किया, इसके अलावा किशोर तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम हमने महाराष्ट्र में देखा, जो तस्वीरें सामने आई, एनसीपी को एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया है, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता था? क्या ये पूरी तरीके से प्रत्याशित नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, खास तौर पर तब जब अजीत पवार की नाराजगी हमने वक्त वक्त पर देखी है? नहीं, मैं आपको थोड़ा बोलता हूँ कि मैं शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है उसका प्रवक्ता हूँ। हाँ, उद्धव जी के साथ काम करता हूँ और मैं महाविकास आघाड़ी में अहम भूमिका है हमारी। तो महाविकास आघाड़ी का घटक है एनसीपी। पिछले साल हमारी शिवसेना को तोड़ा गया था, इस साल आप देख रहे हैं तो अभी मुझे आज एनसीपी को तोड़ा गया। देखो, प्रजातंत्र के लिए ये बहुत घातक है। आप विपक्ष की पार्टियों को ही तोड़ लिया जाए। आपने गूगली की बात की थी तो शरद पवार जी ने बराबर जवाब दिया कि आपने। लेकिन किशोर तिवारी जी, वजह क्या है? वजह आपको क्या नजर आती है इसके पीछे? क्यों आप लोग एकजुट नहीं रहते? क्यों तमाम दल एकजुट नहीं रहते? हमें तोड़ा जा रहा है भाई, एकजुट तो रहना चाहते हैं। मुझे एक बात मैं बता दूं तुमको कि बीजेपी कहती है कि सबसे भ्रष्ट जिन्होंने देश को लूटा है वो एनसीपी पार्टी है, और आज उसके साथ उन्होंने समझौता कर लिया। जितने लोगों पे चार्जेस थे उनको अपने साथ मंत्रिमंडल में लेके उनको पाक साहब घोषित कर दिया। जब हम एनसीपी के साथ गए तो इन्होंने बोला हमने विचारधारा छोड़ दी। जब इनके महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम और पुराने मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं कभी भी एनसीपी के साथ नहीं जाऊंगा, तो आज क्या परिस्थितियां इसलिए आई कि इनको सत्ता में बने रहना है। एकनाथ शिंदे जो फेल हो गए, तो अब ये अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो सरकार अस्थिर न हो, इसलिए प्रिया इन्होंने एक अरेंजमेंट कर ली है। लेकिन शरद पवार जी ने क्लियर कर दिया कि ये लोग जो सत्ता में गए हैं वो लोग मेरी परमिशन के बगैर गए नहीं, और उन्होंने पार्टी में बगावत की। अजीत पवार को भी हमने सुना किशोर जी, अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मेरी तो बात हुई है शरद पवार से। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ?
नहीं, शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया, और उनके महाराष्ट्र के चीफ एनसीपी के जो है जयंत पाटिल, उन्होंने तो कह दिया कि अब जितने लोग हैं, जो 9 लोग गए हैं, वो अपने मर्जी से गए हैं, और एक बड़े साजिश के तहत हुआ है। और दिल्ली की बीजेपी जो है, जो 2 आदमी चलाते हैं, उनके कंसेंट से हुआ है। यानी पार्टियां जो तोड़ी जा रही है वो बीजेपी हाईकमांड तोड़ रहा है। और मुझे एक बताइए कि जो यहाँ पर अभी उसमें जो मियाँलाल मुशर्रफ लेकिन थे, सर फिर ये भी तो सवाल उठेंगे ना कि आपके नेता इतने दागदार क्यों हैं? जब ऐसे जरूरत पड़ जाती है, जब आप कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर हो गई है बीजेपी, तो दाग लेकर के घूमना ही क्यों है? नहीं, वॉशिंग पाउडर नहीं वो वॉशिंग मशीन है। हाँ, पाउडर तो उन्होंने पैकेज के दिए जाते हैं, जैसे पहले 50 खोखे दिए गए। वॉशिंग पाउडर हो या लोगों वॉशिंग को मशीन अवैध हो, मिल दाग रहा है लेकर ना। के घूमना ही क्यों है? अरे भाई, आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, अगर ये भ्रष्ट लोग हैं, इन पे आरोप थे, तो इनको बीजेपी ने साथ में लिया, इसका मतलब वो भ्रष्ट नहीं थे, बीजेपी उनको प्रताड़ित कर रही थी ईडी सीबीआई के थ्रू। या तो मैं एक बता रहा हूं कि बीजेपी अगर अपने सिद्धांतों पे चलती तो सत्ता के लिए उन्होंने लेकिन जब सिद्धांत छोड़े। सिद्धांत की जब आप बात करते हैं ना किशोर जी, तो हंसी भी आती है, क्योंकि वो तो आपके साथ भी थे, तब आपका सिद्धांत कहाँ गया? तो जब अगर कोई आरोप लगे हैं, वो तो आपके साथ भी थे, तब भी आरोप लगे थे। मैं लौटूंगी सर, इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन राहुल लाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। राहुल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, कितना असर पड़ेगा इस बड़ी फूट का? राहुल लाल जी, राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राहुल जी, ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ इशू है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए सर, 1-1.25 साल पहले आपकी पार्टी में भी, शिवसेना में भी एक बड़ी फूट हुई थी। हमने देखा था कि कैसे एकनाथ शिंदे चले गए। अब दूसरी मर्तबा एक बार फिर से ऐसी फूट हुई है। सवाल तो उठेंगे कि आप लोग अपने नेताओं को इंटैक्ट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? जब विपक्षी एकता की बात होती है तो आप लोग की एकता कहाँ जाती है? नहीं, अगर कोई गद्दार हो जाए तो गद्दार, तो ये तो इतिहास ही बताता है कि गद्दार गद्दार रहते। लेकिन मैं आज के 9 लोगों ने जो शपथ लिया वो, और पुराने 10 लोग जो शिंदे के साथ शपथ लिए वो, वही लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार में थे। और मुझे बताइए कि वो लोग जब हमारे साथ सत्ता में थे तो वो लोग बहुत वसूली करते थे, बहुत भ्रष्ट थे, ऐसा बीजेपी कहती थी। अभी उनके ही सत्ता में है। लेकिन ये भी देखिए, पूरा अचरज का विषय है किशोर जी कि सारे के सारे गद्दारों की फौज जो है वो विपक्षी पार्टियों ने ही रखी हुई है क्या? हाँ प्रिया, यही तो मैं पूछ रहा था। इनके पास जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, हमारे पास रहते हैं तो भ्रष्ट रहते हैं। इसका मतलब बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कर, हाँ, इन लोगों को झूठे केसेस में फंसाकर इन पे प्रेशर माउंट कर कर इन्होंने पार्टियां तोड़ी है। और भी महाराष्ट्र के अंदर सिलेक्टिव एक्शन किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंसियर बात है और इस पर बात होनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किशोर जी? देखिए, 100 लोग अगर चले जाए, कुछ 30, 40, 50 लोग शिवसेना में के, और ये अभी तो मुझे मालूम नहीं कितने हैं। हाँ, अभी तो जयंत पाटिल कह रहे कि केवल ये 9 लोग ही है, और जो लोग भी बगावत करेंगे उनको तो पार्टी निकाल देगी। लेकिन 100 लोगों के वजह से क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस इतना बड़ा संगठन तोड़ लेगी? या शिवसेना का कुछ नहीं होगा। शरद पवार जी ने कह दिया है कि वो 84 ईयर में अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। अरे नेता लोग बेईमान हो गए, गद्दार नेता होते, जनता थोड़ी होती। सब जनता देख रही है, बीजेपी को भी इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस जनता की आप बात करते हैं ना किशोर जी, उसी जनता ने चुन करके इन विधायकों को भेजा है, और वही विधायक अब जा रहे हैं। तो जनता ने जो चुना है वो तो तमाम विधायकों को चुना है ना, उन्होंने ही तो फैसला किया, विधायकों को तो रोक नहीं सकते। देखो प्रिया सिन्हा, मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार 80 के अंदर ऐसा ही हुआ कि 58 लोग शरद पवार जी के साथ चुन के आए, और बाद में उसमें के
52 लोग चले गए छोड़ के, और 6 लोगों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, और 6 लोगों के साथ फिर उन्होंने 72 सीटें लाई। इसका मतलब शरद पवार जी के साथ इसके पहले भी हुआ है, तो वो बिल्कुल फिनिक्स के तरीके है। और उद्धव जी को भी ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उद्धव जी भी अपनी जगह बता देंगे ना। और मैं चाहता हूं कि जनता में एक बार जाकर, अगर हमने गलत किया है तो लोग हमें रिजेक्ट करेंगे। किशोर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपकी पार्टी में ऐसे फूट हुई थी तो उसके बाद सवाल ये उठाया गया था, शरद पवार ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कुशलता पर उन्होंने सवाल उठाया था कि उसका अभाव दिखा। क्या इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, शरद पवार को ये नहीं लगता कि बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए था? क्योंकि अब तो उनके नाक के नीचे ये हो गया ना। नहीं, उनको जो चीजें बताई गई वो उन्होंने लिखी है, तो उनका मत है। लेकिन जिस तरीके से इसके पहले भी एक बार बीजेपी ने प्रयोग किया था और उन्होंने अजित पवार के साथ सरकार बना ली। ठीक है सर, आप भले प्रयोग की बात करें, लेकिन फिर आप ये भी कहिए ना कि आपके जो नेता हैं वो भी एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, आपका क्विक रिएक्शन चाहेंगे इस पूरे हलचल को लेकर के, आप क्या सोच रहे हैं और खासतौर पर 2024 चुनाव को लेकर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? देखिए, पूरी बीजेपी की कहानी है, पूरी तैयारी है, वो उन्होंने 2024 के संदर्भ में ही किया है। अगर हम लोग देख, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, 48 लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ पे पिछले एक साल के भीतर जो हम लोग देखेंगे, पिछले साल शिवसेना उद्धव गुट को तोड़ा गया और वहां पे बड़ी टूट हुई, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जो पैटर्न था वहां पे। देखिए, करीबन उसमें आज भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 40 विधायक हैं इनके साथ, जो आंकड़े मोटे तौर पर भी दिख रहे हैं। तो मान के चलिए कि 53 में से 40 इनके साथ हैं, लोकसभा के भी लोग इनके साथ हैं। तो वो एकदम, तभी उन्होंने, अजित पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल दावे के साथ कहा कि भाई पार्टी का नाम और सिंबल इसका तो पड़ेगा, और ये सोचने का विषय भी होगा महाविकास अघाड़ी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर जो भी इस वक्त स्थिति बनी है उसको लेकर अब आगे किस तरीके से प्रभाव ये डालेगा, उस पर रहेगी भारत 24 की नजर।